एक प्रस्तावना। इस इकाई में राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप के विषय में चर्चा की गई है और हाल ही के वधों में सक्रिय राजनीति से उसके वापसी के संकेत देती है। राजनीतिक सत्ता में सैनिक एवं नागरिक संरचना के बीच का संबंध एक गंभीर शैक्षणिक विषय बन गया है। राजनीति में सैन्य बल की सहभागिता एक ऐसे सकारात्मक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाता है मानो कि अन्य प्रजातांत्रिक संस्थाएं कमजोर या निष्क्रिय हो गई है। सैन्य बलों एवं राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध में जो जटिल प्रश्न है वह यह है कि क्यों कुछ राज्य अपनी सैन्य चल के अधीन हैं जबकि अन्य नहीं। किंतु ब्लॉन्डेल के अनुसार राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप का इतिहास यह दर्शाता है कि जहां भी सैनिक बल होते हैं उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि सक्रिय रूप से राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करें। यह देखा गया है कि 1960 तथा 1970 के दशकों में कई राष्ट्रों में सैनिक द्वारा राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति थी, किंतु 1970 तथा 1980 के दशकों से एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जिसमें राजनीति से सैनिक बल को हटा लेने की बात देखी गई, जैसे कैरिबियन, केंद्रीय एवं दक्षिण अमेरिका, एशियाई, अफ्रीकी, भूमध्य सागरीय, यूरोपीय तथा मध्य पूर्वी राजनीतिक शासन व्यवस्था। इस वापसी के कई कारण थे जिसे सैमुअल पी. हंटिंगटन के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। सर्वाधिकारवादी प्रणालियों की वैधता का दास 1960 और 1970 के दशकों में अभूतपूर्व विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि, कैथोलिक चर्च के सिद्धांत एवं क्रियाओं में बदलाव तथा राष्ट्रीय चर्चा में परिवर्तन, दूसरे देशों में मानवाधिकार तथा प्रजातंत्र को बढ़ावा देने के लिए बाध्यकारकों की नीतियों में परिवर्तन तथा संचार के नए साधनों द्वारा इन सभी में वृद्धि। 21.2 सेना तथा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। कई देशों में उनके संविधान तथा कानून के अन्य स्वरूप सैन्य बल की भूमिका का प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। अधिकतर लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को सीमित कर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आपातकालीन समय में अन्य द्वितीय स्तर को भूमिका को सैन्य बल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के कई राज्यों ने ऐसी वैधानिक संरचना को अपनाया गया है जो प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के अधिकार सैनिक अधिकारी और पुलिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें इन्हें अस्थायी आधार पर विशेष शक्तियां मिलती हैं, नागरिक स्वतंत्रता का अंत हो जाता है और सैन्य बल राष्ट्र के स्थायी हित की सुरक्षा के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में नागरिक समाज और सेना के बीच संबंध निम्नांकित आधारों पर तय होता है। सरकार को असैनिक कार्यकारी अंग का नेतृत्व होना चाहिए जो निरंतर और लगातार चुनावों के माध्यम से लोकप्रिय बहुमत के प्रति जिम्मेदार होते हैं। सरकार के सभी 3 अंगों द्वारा सैनिक नियंत्रित और पर्यवेक्षण में रहता है। सैन्य बल के अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के असैनिक प्रधान की ओर से की जाती है। असैनिक नेतृत्व सैनिक सेवा और विभाग की तुलना में उच्च स्तर का होता है। असैनिक विभागीय अध्यक्ष की तुलना में व्यावसायिक सैनिक अध्यक्ष थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना तीनों ही अधीन होते हैं। लोगों द्वारा निर्वाचित विधायी प्रतिनिधि कानून बनाते हैं जो सेना संगठन एवं राष्ट्र की नौकरियों को परिभाषित करते हैं। मुख्य कार्यकारी इन निर्देशों को लागू करती है। न्यायपालिका सैन्य सेवा के सदस्यों सहित सैन्य बल को नागरिक स्वतंत्रता को संकट में डालने से रोकती है। 21.3 सैनिक हस्तक्षेप के कारण। 3.1 सेना का स्वरूप। राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप के कारण जानना कठिन नहीं है। सर्वप्रथम सक्रिय राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप का कारण असंतोष और निराशावाद है, जो सैनिक सभ्य समाज के विषय में धारणा रखते हैं और स्वयं में व्यवस्था और अनुशासन की भावना का प्रतिपादन करते हैं। सैन्य बल अपने अनुशासन और कर्तव्य के प्रति सजगता के लिए जाने जाते हैं। यदि कोई इस सत्य को कहता है कि सैनिकों में अनुशासन और कर्तव्य नागरिक जीवन की स्वार्थपरता और प्रयास में कमी से बिल्कुल विपरीत है, विशेषकर राजनीतिज्ञों में, और यह सूक्ष्म सत्य कि सैनिकों के पास वे सभी आवश्यक हथियार है जिससे शासन सत्ता को उखाड़ा और विरोधियों को चुप कराया जा सकता है, तब यह बात समझ में आती है कि क्यों सैन्य बल के सदस्य व्यापक स्तर पर राजनीति में हस्तक्षेप करने की मानसिकता में रहते हैं, अपेक्षाकृत लोक क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और प्रबंधकों की तुलना में। लोक सेवाओं में अनुशासन की कमी और सुस्ती के कारण ही सैनिक हस्तक्षेप होता है। सैनिकों में व्यावसायिकता का स्तर तथा राजनीति में उसके हस्तक्षेप की संभावना के बीच का संबंध शैक्षणिक बहस का विषय बन गया है। कुछ लेखकों के अनुसार सैनिक व्यावसायिकता ने नागरिक नियंत्रण को प्रेरित किया है। हंटिंगटन, सैनिक और राज्य 1957 का कहना है कि शिक्षा, कृत्रिमता और विशिष्टीकरण में मामलों में जितनी व्यावसायिक सैनिक अधिकारी होते हैं उतने अधिक अराजनीतिक होने की उनकी संभावना है। दूसरी ओर दूसरे विद्वान जैसे जेनोविच, राजनीतिक सैनिक सामाजिक एवं राजनीतिक चित्रण 1960 के अनुसार व्यावसायिकता के कारण ही सैन्य हस्तक्षेप राजनीति में होता है, विशेषकर उन मामलों में जहां नागरिक संस्थान स्थानीय, अविकसित तथा सभ्य संस्कृति में कमी के होते हैं। ब्लॉन्डेल ने आगे यह कहा है कि सैनिकों का हस्तक्षेप जारी रहेगा जब तक शासन सत्ता की वैधता निम्न रहेगी। जनसाधारण के सामान्य असंतोष से सैनिक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि शासन व्यवस्था राष्ट्र को भलीभांति नहीं चला सकता तथा सैनिक ही स्थायी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान कर सकती है। सैन्य बलों को अच्छी तरह से स्थापित किया जाता है ताकि सरकार की दिक्कतों का लाभ उठाया जा सके, और चूंकि उन्हें सैन्य बल के अंतर्गत पूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वे इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं, और आकस्मिक शासन परिवर्तन तभी होता है जब सेना का सिर्फ एक भाग इसका लाभ उठाता है। 21 मार्च 2002 नागरिक समाज एवं सैनिक शासन का स्वरूप राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप किसी विशिष्ट राजनीति शासन व्यवस्था द्वारा समर्थित उनके मानदंडों और मूल्यों पर निर्भर करता है। उदारवादी और प्रजातांत्रिक मानक पर प्रश्न चिन्ह लगाना सैनिकों के लिए असंभव है, जबकि वे मूलभूत मानक के प्रतिकूल होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप की कई शासन व्यवस्था राजतंत्र को कायम रखते हुए धीरे धीरे अधिक उदारवादी और प्रजातांत्रिक हो गए, और जिसके प्रति सैनिक निष्ठावान रही। नए मूल्यों की अपेक्षा ये सत्ता दोहरी वैधता पर निर्धारित थे, जैसे 1817 के पश्चात जर्मनी का साम्राज्य, जहां सैनिक और बाकी राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी सीमित थी और राजा के माध्यम से आती जाती थी। कुछ समाजों में सैनिक ही प्रभावी नाशक बल के अंतिम संग्रह भंडार हुआ करते थे। नागरिक सेना व पुलिस शायद ही सक्षम होते थे सेनाओं के प्रत्यक्ष विरोध का सामना करने में, खासकर जिनके सेनापति विरोध को दबाने का निर्णय ले लेते हैं। वे देश जहां सामाजिक राजनीतिक संस्थान प्रभावहीन होते हैं, जैसे कि समकालीन उपसहारा अफ्रीका में, या राजनीतिक संस्कृति सिर्फ सीमित स्तर पर सहभागी होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता उपरांत लैटिन अमेरिका में, उसी प्रकार वहां सैनिक हस्तक्षेप की गुंजाइश होती है। इन दोनों क्षेत्रों में जो सेना शायद हो बाहरी विरोधियों पर आक्रमण करने के लिए सक्षम थी, वे प्रत्यक्ष रूप से सेनापतियों को चुनौती देने से डरते हुए राजनीतिक नेताओं पर विकट प्रभाव डालते थे। ऐसे संदर्भ में संघर्ष से बेहतर विलुप्तीकरण माना जाता है।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी गणतंत्र ने अपनी सैन्य बल को अच्छे भाग में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की क्योंकि उसे उस सफेद घोड़े पर बैठे व्यक्ति से डर था जो जनरल जॉर्ज बुलेंगर का प्रतीक था। हालांकि उसके हास्य गीत नाट्य ने 1888 से 1889 में शासन की बागडोर को अपने हाथ में लेने की चेष्टा की, लेकिन अंत में उसका माखौल उड़ाया गया और अंततोगत्वा उसने अपनी गृहस्वामिनी के कब्र पर आत्महत्या कर ली और एक चतुर तथा बेहतर संतुलित उम्मीदवार जीत सकता था या फिर हारने के बावजूद गणतंत्र को अस्थिर करके उसकी उत्तरजीविका पर खतरा बन सकता था। ज्यादातर विकासशील राष्ट्रों में सेना ने स्वयं को अधिक सक्षम और सशक्त नेतृत्व के विश्वासमान के रूप में उचित सिद्ध किया है, दोनों राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने और शासन करने में, क्योंकि उसके पास बेहतर व्यवस्थान और अनुशासन है। उदाहरण के लिए थाईलैंड में सैनिक ने स्वयं को राष्ट्र के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। एक सामान्य औचित्य का प्रयोग जो एक सैनिक शासन से दूसरे ने किया है वह राष्ट्रीय सुरक्षा का है। जब 1950 के दशक में सेना ने उच्च स्तरीय व्यावसायिकता और कार्यकुशलता को स्वयं में विकसित किया, जो कि अमेरिका द्वारा अनुदान से संभव हुआ, तब सरित के अंतर्गत सैन्य बल ने राष्ट्र के संरक्षक की भूमिका को अपनाया, जिसमें यह स्पष्टतः देखा गया कि उसकी असीमित सीमा है। आधुनिक युग में प्रवेश करते हुए सैनिकों की भूमिका पारंपरिक सैन्य मामलों की परिधि के बाहर विस्तृत हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास को औचित्य के रूप में प्रयोग करने के अलावा सैनिकों ने नागरिक सरकार में वैधता की कमी को दर्शाया जब भी उसने राजनीति में हस्तक्षेप करने का चयन किया, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लड़ाई की विशेषता के साथ नागरिक सरकार सामान्यतः लघु अवधि की मानी जाती है और सैन्य हस्तक्षेप के लिए सर्वथा असुरक्षित रहती है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को जटिलता के कारण राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। किसी भी सत्ता को सैनिक द्वारा उखाड़ फेंका जाने पर नौकरशाही को उस क्षेत्र की जटिल समस्याओं की देखरेख करनी होती है और इसलिए सैनिकों को इसमें दबाव रहता है। इस प्रकार हमारे पास कुछ आकर्षक सैनिक नेताओं का उदाहरण है। पाकिस्तान में अयूब खान, जिन्होंने सैनिक की सहायता से नागरिक संस्थानों को सशक्त करने में मुख्य भूमिका निभाई है। सिर्फ बल के आधार पर सत्ताधारी प्रणाली को कायम नहीं रखा जा सकता। दक्षिण कोरिया में पाक के विरुद्ध सबसे सशक्त प्रतिरक्षा को हम देखते हैं। उनके नेतृत्व के अंतर्गत सैनिक शासक ने उच्च दर की आर्थिक वृद्धि प्राप्त की। 1978 तक हालांकि वृद्धि दर घटने लगा तथा मुद्रास्फीति एक गंभीर समस्या बन गई। पाक ने अर्थव्यवस्था में शांति लाने के लिए स्थिरीकरण योजना बनाई, किंतु इस योजना से गंभीर मंदी हुई, जिससे लगातार दिवालियापन और बढ़ती बेरोजगारी होने लगी। समाज में संकट के कारण सैन्य बल के प्रति विश्वास और निष्ठा बढ़ जाती है। बृहद अवंती ग्रेट डिप्रेशन के समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डुगलर मैकऑरियर कर्मियों के मुख्य सेनापति को चर्चा अमेरिका के सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में की। हालांकि यह डर मैकआर्थर के प्रदर्शनकारी व्यक्तिगत शैली के कारण ज्यादा था, जो नए उपभोक्ता को भड़का देता था, अपेक्षाकृत किसी प्रदर्शित तथ्य के जिसमें मैकआर्थर स्वयं को एक सक्षम तानाशाह के रूप में देखता था। ऐसी संलग्नता काल्पनिक नहीं होती। जब जर्मनी के नवस्थापित वीमर गणराज्य ने दक्षिणपंथी अर्धसैन्य तत्वों द्वारा स्थानीय विद्रोह का सामना किया, तब रिचर्सवर्ग के मुख्य हंस वॉन कीक ने स्वयं को जर्मनी का एकमात्र व्यक्ति उद्घोषित किया जो सफल निष्पादन कर सकता है, और यह प्रतिज्ञा की कि वह ऐसा नहीं करेगा। ऐसी सांत्वना उनके नागरिक उच्च पदाधिकारी को सीमित आराम देने के लिए सर्वोत्तम था। क्या सैनिक हस्तक्षेप के लिए सामाजिक आर्थिक संकट का कारण पर्याप्त है? हालांकि थाईलैंड का उदाहरण कुछ अलग अनुभव को दर्शाता है। जब सुचिंद्रा कृपलायु के नेतृत्व में थाई सेना ने चटिचाई की सरकार को 1991 में उखाड़ फेंका, तब वह थाईलैंड के अधिक राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए आश्चर्यजनक था। 1980 में प्रेम के प्रशासन के समय से ही एक शतकलंबी संसदीय प्रजातंत्र के अंतर्गत आकस्मिक सैनिक शासन परिवर्तन अब थाईलैंड जैसे राष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं समझा जाता है, जहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है। एक विशिष्ट स्तर तक राजनीति में सैनिक भूमिका अभ्यास के बल से सीमित है, किंतु क्या युद्ध या पारिवारिक तनाव के दबाव से किसी व्यवस्था की प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर अत्यधिक बल लगता है? इसमें ऐसी भी संभावना बनती है कि सैन्य बल स्वयं को ऐसा माने कि उन्हें राज्य तथा लोगों की उनसे ही रक्षा करने के लिए बुलाया जा रहा है। अमेरिकी नागरिक युद्ध के अंतर्गत जनरल जॉर्ज मैक्सिलेन ने स्वयं को इस रूप में देखा कि अब्राहम लिंकन के रहने के बावजूद संघ को पुनः स्थापित करने के लिए नीति ने उन्हें बुलाया था। हालांकि शायद राजनीति को प्रभावित करने की सैन्य क्षमता का सबसे स्पष्टतः अध्ययन उदाहरण है 1980 में जापान राज्य ने अपने अस्तित्व के प्रति खतरे के संकट का सामना नहीं किया। मोजी युग 1868 से 1912 के जापानी नेताओं ने उस अवधि में कार्य किया था जब जनसाधारण राजनीतिक रूप से कम सचेत था और सत्ताधारी नियंत्रण अधिक आसानी पूर्वक स्वीकृत था। इसलिए कम संख्या में निम्न स्तरीय सैन्य अधिकारी अपने राष्ट्र को आक्रामक युद्ध की ओर ले जाते हैं, जिसमें नैतिक आस्था तथा सामान्य हत्या का विस्फोट मिश्रण होता है। माओ सी तुंग की सुक्ति की राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से बढ़ती है। यह शतक के अंत की विकल सच्चाई है और समाज तथा सरकार के लिए एक चुनौती भी। 21.4 सैनिक शासन का स्वरूप एवं विशेषताएं। 21.4 सैनिक शासन का स्वरूप एवं विशेषताएं। सैनिक शासन का स्वरूप नियंत्रण के स्वरूप पर निर्भर करता है, जो कि सैनिक प्रजातांत्रिक राजनीतिक संरचना के ऊपर होती है। यह राज्य पर सहिष्णु विशिष्ट एवं अल्पकालीन स्वरूप के एबाव से लेकर प्रजातांत्रिक संस्थानों के मुक्त रूप से उखाड़ फेंकने तक होता है। सेना या तो पुरानी सत्ता को विस्थापित कर स्वयं सत्ता ग्रहण कर सकती है, अथवा ऐसे अभियान में सहभागिता हो सकती है जो किसी एक समूह के राजनेताओं को दूसरे से परिवर्तित करता है। ऐसे अभियान में हाशिए में रहकर एक सामान्य मध्यस्थ को भूमिका का निर्वाह करते हैं। फाइनर ने सेना शासन को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया है: खुला प्रत्यक्ष शासन, अर्धनागरिक प्रत्यक्ष शासन, दोहरा शासन, निरंतर अप्रत्यक्ष शासन तथा आंतरिक अप्रत्यक्ष शासन। मूलतः सेना या तो राज्य को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है या फिर नागरिक सत्ता में आवश्यक उपकरण का कार्य करती है। नियंत्रण का स्वरूप और स्तर पर निर्भर करती हुई सेना शासन इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम, वे राज्य जहां सेना ने आकस्मिक शासन परिवर्तन कर लिया है और राज्य के मामलों को प्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली में हस्तांतरित होकर जहां प्राधिकारी शक्ति के संतुलन को कायम रखते हैं। मिस्र, सीरिया, इराक, अल्जीरिया, पाकिस्तान। दूसरे, पारंपरिक राज्य जहां सेना वंशानुगत शासन का मुख्य सहायक है। सऊदी अरब, जोर्डन, मोरक्को, गल्फ राज्य। तीसरे, वे प्रजातांत्रिक राज्य जहां सेना स्पष्टतः नागरिक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित है।
जैसे टर्की, इजराइल, भूतपूर्व सैनिक के नेतृत्व में अध्यक्षात्मक शासन ज्यादातर एक दलीय व्यवस्था का गठन कर सेना के समर्थन पर आश्रित रहते, जिसमें शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। सेना मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और निषेधाधिकार के निर्णय को अपने पास रखती है, जिसे राष्ट्रीय कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है, किंतु नागरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। वह अभिभावक के रूप में भी कार्य करती है, जहां बीच बीच में व्यवस्था लाने के लिए वह हस्तक्षेप भी करती है और बाद में बैरक की ओर लौट जाती है। अंततोगत्वा वह शासक सत्ता की स्थापना कर सकती है, जहां वह प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप कर शक्ति प्राप्त करती है और राष्ट्र को अनिश्चितकाल तक चलाती है। सैनिक शासन की सबसे अच्छी तुलना सरकार के प्रजातांत्रिक स्वरूप से की जाती है। सरकार के स्वरूप में प्रजातंत्र की परिभाषा विभिन्न संदर्भों में दी जाती है, जैसे सरकार के लिए प्राधिकार के स्रोत, सरकार द्वारा लक्ष्य की पूर्ति तथा सरकार गठन की प्रक्रिया। 20वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यह इस स्तर तक प्रजातांत्रिक है जिसमें सबसे सशक्त सामूहिक निर्णायकों का चयन निष्पक्ष, सच्चे और आवर्ती चुनावों द्वारा होता है और जिसमें उम्मीदवार मतों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस प्रक्रिया में लगभग सभी वयस्क जनसंख्या मत देने के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन में सामान्य संस्थागत सारभाग होता है, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव जहां जनसंख्या के अधिक भाग भागीदार होते हैं, जबकि सैन्य सत्ताधारी शासन की परिभाषा इन सारभागों की कमी में होती है। इस प्रकार राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप को प्रजातंत्र विरोधी और दमनकारी माना जाता है। हालांकि 1960 के दशक में ऐसी अवधारणा में परिवर्तन आया और ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए जिसमें सेना को प्रगतिशील शक्ति के रूप में देखा गया, जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ाता है और तीसरे विश्व के राज्यों को पिछड़ेपन से आधुनिकीकरण की ओर ले गए। 1970 के दशकों में सेना सत्ता शासन में स्थिरता आई और आकस्मिक शासन परिवर्तन घटने लगा। सेना शासन ने सामाजिक और राजनीतिक सुधार की शुरुआत की और कुछ सत्ता स्पष्टतः नागरिक सरकार में परिवर्तित हो गए। 1980 के दशक तक विचारधाराओं में सेना उपलब्धियों की आलोचनात्मक व्याख्या हुई। यह संदेह जीरा कि क्या यह संबद्धता आधुनिकीकरण और प्रजातांत्रिकीकरण को बढ़ावा देता है या नहीं। सैनिक हस्तक्षेप की विशेषता है बल और शक्ति का अत्यधिक प्रयोग। सेना शासन की प्रकृति जिसे प्रोत्साहित करती है वह है शक्ति एवं दबाव पर अत्यधिक निर्भरता। गुप्त शक्ति संघर्ष के परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव, राज्य नीतियों में मूलभूत बदलाव जिसके कारण नेतृत्व में परिवर्तन होता है, तथा योधी शक्ति के रूप में सेना में व्यावसायिकता में कमजोरी। शक्ति का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित अनुक्रमण, जो कि प्रजातंत्र की सामान्य विशेषता है, इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कमी है। शक्ति अधिकतर छोटे कुल में केंद्रित रहती है, जो नेता के सबसे निकट है। अन्य सक्षम शक्ति केंद्र को बाहर निकाल दिया जाता है। विशेषाधिकारवाद, संरक्षण तथा भाई भतीजावाद में वृद्धि आई है। राष्ट्रीय एकता पर कई साहित्य शास्त्र के बावजूद अल्पसंख्यकों को अधिकतर नृशंस या कठोर बना दिया जाता है तथा पुरानी खाइयों को अधिक गहरा कर दिया जाता है। इन शासनों में एक दूसरी विशेषता सेना को दुस्साह के कार्य है। राष्ट्रीय संसाधनों का बृहद भाग गरीबों की स्थिति को सुधारने की बजाय अनुत्पादक सैन्य निर्माण में लगाया जाता है। पारंपरिक सामाजिक शक्तियों के साथ मिलकर होकर सेना अपने सहकारी स्वहित को आगे बढ़ाती है। सेना प्राधिकारियों को कई नए सत्ता केंद्रों के उदय से चुनौती मिलती है, जैसे ऊर्जा व्यवसायी, पेशावर, उद्यमी, शिक्षावत तथा प्रौद्योगिकीविद। सैन्य बल अन्य नौकरशाहियों से भी कई अधिक मामलों में सत्ताधारी राज्यों के ही प्रकार हैं, जैसे अधिकार का खंडन या अवसर के प्रति असम्मत होना, आज्ञाकारिता के लिए उनकी मांग तथा दुर्दांत विषयों के विरुद्ध प्रतिशोध का प्रयोग। इस प्रकार सेना शासन नागरिकों अधिकार, स्वतंत्रता तथा समानता को दमन करने का कारण बनता है, जिसका प्रजातंत्र आश्वासन देता है, और भय के शासन का आगासन होता है। संचार का कार्यान्वयन भी प्रभावित होता है। सभी प्रभावी विरोधी राजनीतिक व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। सेना शासन के कई पहलू हैं, जैसे भ्रष्टाचार, नौकरशाही एवं अकुशलता के आकार में वृद्धि, निजी क्षेत्र को कुचलना, विदेशों में पूंजी का भागना तथा प्रतिभा पलायन। यह शासन राष्ट्रीयकर, कृषि सुधार, औद्योगिकरण तथा बढ़ते राज्य नौकरशाही पर नियंत्रण जैसे गंभीर मामलों पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं, जो कि विकासशील राष्ट्रों में विकास की प्रक्रिया में मुख्य हैं। 21.5 राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप का इतिहास, कुछ उदाहरण। 5.1 संयुक्त राज्य अमेरिका। 1782 में क्रांतिकारी युद्ध के तुरंत बाद 1775 से 1781 कुछ अधिकारियों ने जिन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें मध्य अवधि की सेवाओं का अपर्याप्त वेतन प्राप्त हुआ है, वे नागरिक सरकार के विरुद्ध सैन्य क्रांति का इरादा किया। किंतु जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने सैन्य विद्रोह को समर्थन देने से अस्वीकार किया और इसके अलावा सैन्य भंग की आवाज उठाई तथा नागरिक सरकार के प्रति निष्ठा को जारी रखने के लिए कहा। औपनिवेशिक युग में अमेरिकी उपनिवेश की सफल प्रतिरक्षा के कारण स्थानीय आत्मबल सशक्त हुआ कि नागरिक सेवा या उनके सहकर्मी स्वयं में पर्याप्त है तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेना को आवश्यकता नहीं है। औपनिवेशिक कार्यकारिणी, जिनके पास धन की शक्ति है, वे सैनिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने और अंग्रेजी क्राउन के प्रतिरोध में प्रभावी सिद्ध हुए। ये अंग अमेरिकी विचारों के मुख्य प्रतिपादक बन गए, जिसका विषय जो स्थायी सेना संगठन के खतरों के विषय में था, और वे सेना पर नागरिक प्रतिबंध के मुख्य समर्थक थे। इस प्रकार क्रांति के दौरान सेना पर नागरिक नियंत्रण, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की अनिवार्य विशेषता बन गई। 1787 में जब संवैधानिक सम्मेलन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ, तब उसमें अनुचित रूप से सशक्त केंद्रीय सरकार के विरुद्ध अधिक ध्यान दिया गया और इससे संबंधित कुछ संरचनात्मक उपकरण भी बनाए। राष्ट्रपति को एक दोहरी भूमिका में मुख्य विधायिका तथा प्रधान सेनापति। नागरिक युद्ध के समय बृहद युद्ध प्रयासों के बावजूद लिंकन सेना पर नागरिक नियंत्रण को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ में सैन्य शक्तियों के आकार और प्रतिष्ठा में विशिष्ट विस्तार के बावजूद प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत नागरिक नियंत्रण में ढील नहीं दी गई। हालांकि युद्ध समय के संकट के कारण राष्ट्रीय योजना तथा निर्णय प्रक्रिया में सेना की सहभागिता बढ़ी, फिर भी सेना के नेताओं ने उचित नागरिक प्रभाव को उखाड़ फेंकने की कोई अभिरुचि व्यक्त नहीं की। संयुक्त राज्य में सेना में नागरिक नियंत्रण के संरक्षण तथा सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य सेना के विस्तारीकरण को एक अनुपेक्षणीय उपाय समझते हैं। सेना पर नागरिक नियंत्रण को वे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य पहलू समझते हैं, जिसे वे संरक्षित करना चाहते हैं। अमेरिकी शासन का एक आवश्यक पहलू है सेना सेवाओं भी पर नागरिक नियंत्रण। 5.2 इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया में सेना तथा इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी पीकेआई के बीच तब तक शक्ति का संतुलन था जब 1965 में वह समाप्त नहीं हो गया। सामान्य वर्ग के 6 सबसे वरिष्ठ सदस्यों की हत्या की गई और राष्ट्रपति संरक्षक के सेनापति के नेतृत्व में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक शासन परिवर्तन के लिए विद्रोह असफल हो गया था। तीव्र साम्यवादी विरोधी प्रतिक्षेप का जो अनुसरण हुआ उसमें राजनीतिक शक्ति के रूप में इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई। इस दल के समाप्त हो जाने से सेना इंडोनेशियाई राजनीति का निर्विवादित निर्णायक बनकर रह गया, जिसमें मेजर जनरल सुहार्तो जो युद्धनीतिक आरक्षित का सेनापति या आकस्मिक शासन परिवर्तन में विरोधी का मुख्य संस्थारक था, वह सत्ता संरचना के शीर्ष पर आशंकित रूप से बैठ गया। 1958 में औपचारिक रूप से शक्ति का हस्तांतरण अस्थायी सलाहकार सभा के आम अधिवेशन में सुहार्तो को हो गया। नई व्यवस्था में राजनीतिक उपकरण के रूप में गोलोगान कार्य की स्थापना हुई। पुरानी सुकार्नोइस्ट राजनीतिक दल इंडोनेशियाई नेशनल पार्टी पीएनआई, इंडोनेशियाई सोशलिस्ट पार्टी साइट तथा मुस्लिम पार्टियां अंदर से दुर्बल हो गए थे और यो अधिकृत दलों में विलय होने के लिए विवश हो गए थे, जो बाद में इंडोनेशियाई डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीआई या मुस्लिम यूनाइटेड डेवलपमेंट पार्टी के रूप में उभर कर आए। नई व्यवस्था के प्रारंभिक वर्षों में पहले की अपेक्षा सेना ने प्रत्यक्ष भूमिका निभाई, इतना कि बाहर के पर्यवेक्षणों ने इस सत्ता को सेना तानाशाही का रूप समझ लिया होगा। मंत्रिमंडल तथा नौकरशाही के उपस्तर पर सेना के अधिकारियों ने मुख्य पदों को ग्रहण किया तथा विधानमंडल में उन्हें 20% सीटों का आवंटन हुआ। सुहार्तो के लिए सेना का समर्थन उस अवधि में जब आकस्मिक शासन परिवर्तन का प्रयास हुआ अप्रतिबंधित नहीं था। सुहार्तो द्वारा उसके व्यक्तिगत शक्ति का दृढ़ीकरण और शासन की शैली ने उन्हें उनके जनरल के साथ बार बार संघर्ष की स्थिति में पहुंचाया। कई अधिकारी जिन्होंने सुहार्तो को 30 सितंबर 1965 के बाद शक्ति छीनने में मदद की थी, बाद में वे ही उनके विरुद्ध हो गए। नई व्यवस्था के बाद की अवस्था में स्वायत्त राजनीतिक नामक के रूप में सेना की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अपने लंबे शासनकाल के बाद के भाग में सुहार्तो ने सेना के अंतर्गत किसी भी स्वतंत्र शक्ति केंद्र को मात कर देने की चेष्टा की। निरंतर आदेश परिवर्तन के कारण शक्ति केंद्र के दृढ़ीकरण में रुकावट आई, जिससे सुहार्तो के अधिकारों को चुनौती मिल सकती थी। प्रतिक्षेप के युक्तिचालन में सेना एक महत्वपूर्ण कारक थी, जो सुहार्तो से भी जे हबीबी तक तथा हबीबी से वहीद तक के बदलाव में भी चलती रही, किंतु शक्ति संघर्ष के परिणामों के लिए वह हस्तक्षेप का दबाव नहीं बना सका, जो एमपीआर तथा गलियों में हुआ करता था। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही राष्ट्रपति वहीद ने सेना नियंत्रण की कोशिश पर ध्यान दिया। जनरल विरांतो को सैन्य बल के सेनापति पद से हटाकर राजनीतिक तथा सुरक्षा मामलों में संयोजक मंत्री के पद पर रखा गया। इससे वह कमान की सैन्य कड़ी से हटाया गया। वहीद का गिरता राजनीतिक स्तर तथा 2000 के दूसरे भाग में संसदीय समर्थन की कमी के कारण सेना की तुलना में उसका हाथ कमजोर हो गया। राष्ट्रपति के लिए मेगावती के शांतिपूर्ण आरोहण में सेना का समर्थन संकटकालीन था। अपने 2 पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा उसने तेंतारा नेशनल इंडोनेशिया टीएनआई के नेतृत्व के साथ अधिक सुसंगत संबंध स्थापित किया। मेगावती के राजनीतिक इतिहास में टीएनआई के साथ सहयोगी संबंध के विकास का कोई सुझाव नहीं है और इंडोनेशिया की एकता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की उन्हें सांत्वना मिली। मेगावती सरकार में कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ सेना अधिकारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी टीएनआई में सुधार शिविर के साथ संबद्ध हैं। सुसीलो बेम्बम युधोयुनो, एगम गुमेलर, अब्दुल्लाह महमूद हेंद्रो प्रयोगो, इनमें से कुछ नाम हैं जिन्होंने मेगावती तथा सेना के बीच सशक्त संबंध को सुदृढ़ करने में सहायता दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुहार्तो के पतन के बाद टीएनआई ने औपचारिक रूप से राजनीतिक कार्यों को छोड़ते हुए राजनीतिक भूमिका से अपनी वापसी की। नई शासन व्यवस्था में सेना के पास अभी भी सामाजिक राजनीतिक कार्य रहते हैं, किंतु ये कार्य प्रतिरक्षा से अलग दृष्टिकोण से नहीं देखे जाते हैं। राष्ट्र के व्यावहारिक राजनीतिक मामलों में टीएनआई की भूमिका का सबसे स्पष्ट संकेत संसद में सेना इकाई की सीटें हैं। 1990 के दशक के मध्य तक संसद में जनप्रतिनिधित्व सदन डीपीआर में सेना की 100 सीटें थी। सुहार्तो के पतन के पश्चात सेना एवं पुलिस का प्रतिनिधित्व 75 से घटकर 38 हो गया और 2004 तक डीपीआर तथा क्षेत्रीय संसद से बाहर हो जाने की स्थिति में आ गई तथा जन सलाहकार सभा एमपीआर से भी जो राष्ट्रपति का चयन करती है और जो 2009 के बाद तक नहीं आ सकता 2000 के प्रति एमपीआर डिग्री 7 तक। हाल में अगस्त 2002 के संवैधानिक सुधार में एमपीआर ने 2004 में सेना एवं पुलिस प्रतिनिधित्व को बाहर ले जाने के लिए तिथि बढ़ाने पर अपना मत दिया। हालांकि संख्या में कम होते हुए भी सेना की इकाई सेना के निर्देशों पर कार्यान्वयन करते हैं और इकाई के रूप में अपना मत देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीएनआई के नेतृत्व में स्वयं को व्यावहारिक राजनीति से हटाने की गहरी इच्छा है। एक दूसरा सुधार जो अभी रास्ते पर है वह है दिन प्रतिदिन की व्यावहारिक राजनीति से टीएनआई की वापसी। सुहार्तो के पतन के पश्चात नागरिक सेना संबंधों में नए सिद्धांत एवं परिवर्तन के कारण कम संभावना बनती है कि कोई भी राष्ट्रपति टीएनआई के साथ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए सहयोजित हो सकता है। फिर भी सेना ने हालांकि संस्था के रूप में स्वयं को ऐसे अरुचिकर कार्यों से हटा लिया है। यह स्वाभाविक होता जा रहा है कि सेना बल के अंतर्गत हर व्यक्ति राजनीतिक चालाकी में लगा हुआ है। सेना के तत्व जो आदेश की संस्थागत कड़ी के बाहर व्यक्तिगत निष्ठा एवं निर्देशों के बंधन की प्रतिक्रिया में कार्य कर रहे हैं, उनका संपूर्ण इंडोनेशिया में सभी प्रकार के छलकपट में सम्मिलित होने का आरोप है। आरोपित नागरिक कदाचार के मामलों में निर्णायक प्रमाण शायद ही अर्पित किया जाता है तथा निष्पक्ष जांच पड़ताल बहुत कम और सुदूर रहता है। 5.3 लेबनान की सेना ने 1958 में अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही लेबनान की राजनीति में तटस्थ भूमिका निभाई है। उसका कार्य था आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना तथा अंतिम आश्रय में चुनाव आदि समय के अंतर्गत पुलिस बल के रूप में सेवा करना। हालांकि 1958.70 की अवधि के अंतर्गत शिहाबिस्ट युग हम देखते हैं कि राजनीति में सेना हस्तक्षेप के द्वारा उसमें सत्ताधारी शक्ति बनने के लक्षण होते हैं, विशेषकर युग में ब्यूरो। किंतु राष्ट्रपितृ में शिहाब के उत्थापन के बाद सेना ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। सेना ने राजनीतिक दल का रूप ग्रहण किया या नागरिक पकड़ में सेना सरकार का गठन किया। जब शिहाब ने राष्ट्रपितृत्व को ग्रहण किया, राष्ट्र का प्रशासन अस्थिर और टूटने की स्थिति में था। शिहाब ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और एक तरफ नौकरशाही के सभी अंगों में अनेक प्रगति लाई तथा वैज्ञानिक नियोजन कार्यक्रमों और कार्यों को शुरुआत की और नियोजन मंत्रालय को पुनर्गठित किया।
राष्ट्र की समस्याओं के प्रति निराशा तथा भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था में अविश्वसनीय राजनीतिज्ञों के कारण शिहाब ने मुख्य सरकारी पदों पर वरिष्ठ सेनाधिकारियों को रखा जो उनके प्रति निष्ठावान थे। ये चयनित अधिकारी नौकरशाही के अंतर्गत राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते थे और उनके व्यक्तिगत राजनीतिक संगठन बन गए। राष्ट्रपति ने उनका उपयोग एक प्राथमिक सुरक्षा बल के रूप में तथा अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया। ड्यूकजिया में ब्यूरो के द्वारा ही, जो कि सेना का खुफिया विभाग था, राष्ट्रपति ने व्यवस्था बनाई रखी और नौकरशाही में अपने नियंत्रण को भी बनाए रखा। 5.4 दक्षिण कोरिया 1971 तक दक्षिण कोरिया राजनीतिक प्रारूप के अंतर्गत कार्यरत रहा जो उसने 1963 में अपनाया था। दिसंबर 1971 में पार्क ने राष्ट्र के ऊपर फिर से अपने नियंत्रण को मजबूत किया। उसने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की और 1972 में मार्शल कानून की उद्घोषणा राष्ट्रीय सभा का विघटन किया। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद कर दिया। कई प्रेस सेंसर व्यवस्था नियंत्रण को लागू किया तथा राजनीतिक क्रियाओं को निलंबित कर दिया। कुछ ही दिनों के अंतर्गत उसने यूसीन को प्रस्तुत किया, राष्ट्रीय मतसंग्रह में एक नया संविधान। 1972 के संविधान ने पाक को अनिश्चितकाल तक सफल रहने, राष्ट्रीय सभा के 2/3 सदस्यों को नियुक्त करने तथा स्वेच्छापूर्वक आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने की स्वीकृति दे दी। सारी शक्तियों को अपने में संगठित कर पाक ने अपने विरोधियों को क्रूरतापूर्वक दमन किया। के एजेंटों ने पाक के विरोधी किम डनी जंग का 1971 के राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत टोक्यो के एक होटल से अगस्त 1973 में उनका अपहरण किया, जिसके कारण दक्षिण कोरिया जापान के संबंधों में बृहद संकर को शुरुआत हुई। चुनाव के बाद किम विदेश में थे और वहां पाक के मार्शल कानून की घोषणा के पश्चात स्थिर रहे और जापान तथा संयुक्त राज्य के बीच यात्रा करते रहे तथा पाक विरोधी प्रक्रियाओं में भी जुड़े रहे। यूसीन संविधान के विरोध में जो छात्रगश्त प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें कैद कर लिया गया। मार्च 1976 में मुख्य राजनीतिक नेता, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति चुन तथा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किम भी सम्मिलित थे, प्रजातांत्रिक उद्घोषणा को जारी किया जिसमें प्रजातंत्र की पुनः स्थापित करने की मांग थी। पार्क ने उन्हें कैद कर लिया तथा जेल में 5 से 8 वर्षों तक की सजा दी। 5.5 थाईलैंड का उदाहरण बहुत रुचिपूर्ण है, इस अर्थ में कि सुचिंदा कापरियून के नेतृत्व में थाई की सेना ने प्रारंभिक 1991 में बटिचाई की सरकार को उखाड़ फेंका, एक वैसे देश से जहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी और 1980 में प्रेम के प्रशासन काल से ही वहां संसदीय प्रजातंत्र की लंबी परंपरा थी। थाईलैंड में कोई इस प्रकार के 1991 आकस्मिक शासन परिवर्तन का विश्लेषण कैसे कर सकता है? राजनीति में थाई सेना भूमिका के संक्षिप्त इतिहास से यह देखा जाता है कि 1932 की क्रांति के बाद से, जिसके अंतर्गत थाईलैंड को संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत लाया गया, थाईलैंड अधिकतर सेना शासन की कड़ी द्वारा ही प्रशासित हुआ है। फेमफोन की सेना प्रधान सरकार की लघु अवधि के पश्चात 1933 से 38 सेना तानाशाह जैसे फिबुन, सरित, थेनोम तथा प्रफात ने राजनीति पर 1938 से लेकर 1973 के छात्र के आंदोलन तक अपनी प्रधानता रखी। अपने पूर्वाधिकारियों से भिन्न फेमफोन, जिन्होंने प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ मिलकर 1932 क्रांति के प्रजातांत्रिक उद्देश्यों को लागू करने की चेष्टा की, इन सेना शासकों ने सत्ताधारी शासन को बढ़ावा दिया। 1950 के दशक में जब फिबुन सत्ता में था, सरित एक वास्तविक शक्ति के रूप में उभरा। 1963 में जब सरित की मृत्यु हो गई, थेनोम और प्रफात को राजमहल का समर्थन नहीं प्राप्त किया, जिसकी भूमिका सरित द्वारा बहुत ऊंची हो गई थी। फिबुन सत्ता के समय उसके दयाव के कारण थाईलैंड में सेना स्वयं को राष्ट्र के संरक्षक के रूप में प्रतिस्थापित करती है। एक सैन्य सच्चा से दूसरे तक जो सामान्य औचित्य प्रतिपादन का प्रयोग किया जा रहा है वह है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकतर विकासशील राष्ट्रों की तरह जो बेहतर व्यवस्थित और अनुशासित है। थाई की सेना स्वयं को एक सक्षम और सशक्त नेतृत्व के रूप में समझती है, राष्ट्र की सुरक्षा प्रदान करने और प्रशासित करने में। सरित शासन व्यवस्था के समय से ही राष्ट्रीय विकास में सेना की भूमिका की शुरुआत हालांकि हो चुकी है, फिर भी 1970 के अंत तक यह कार्यान्वित नहीं हो पाया, जब कुछ सेना के नेताओं की विचारधाराओं में बदलाव आता प्रतीत हुआ। 1970 के दशक में जब साम्यवादी विस्तार खतरा होने लगा, तब सेना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का औचित्य न्यायसंगत था, जिससे कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में साम्यवादी विद्रोह का सामना किया जा सके। यह सत्य है कि अब सेना अपने बैरक तक वापस लौट चुकी है, फिर भी पूर्ण रूप से उनके लौटने का भय तब तक नहीं जा सकता जब तक कि आइलैंड में विशुद्ध सहभागी प्रजातंत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। 5.6 पाकिस्तान में भी सेना राज्य के मामलों के संचालन में सहायक होती है, जिसका सब पर नियंत्रण रहता है, जिसमें सभी राष्ट्रीय स्रोत भी सम्मिलित है। 1958 से 1969 तक की अवधि जनरल अयूब खान के नेतृत्व में सेना तानाशाही की अवधि थी, जबकि 1962 तक उसने नौकरशाही और सेना के सहयोग से शासन किया और 1962 में उसने अर्धसंवैधानिक तथा नागरिक शासन की शुरुआत की, जिसमें राजनीतिक दल का कुछ सीमाओं के साथ नवीनीकरण हुआ। उसने बुनियादी प्रजातंत्र की व्यवस्था की शुरुआत की। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास का दूसरी युगांतरकारी घटना थी 1969 में याह्या खां को सत्ता सौंपना, और याह्या का शासन पूर्णतः सेना शासन था जिसमें कोई भी वरिष्ठ अधिकारी संबद्ध नहीं था। जनरल यौड्यासी एम.एल. बन गया और सेना के जनरल के सामूहिक नेतृत्व में कार्य करने लगा। कुछ सेना जनरल के विरोध के बावजूद पाहुया ने आम चुनाव लाने का निर्णय किया। मार्च 1970 में वैधिक प्रारूप व्यवस्था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर (LFO) की घोषणा हुआ, जो अन्य चीजों के अलावा संविधान बनाने के लिए राष्ट्रीय सभा के गठन को उपलब्ध कराया। चुनाव का संचालन हुआ तथा शेख मुजिब बहुमत दल के नेता के रूप में उभर कर आए। जनरल याह्या ने मुजिब का नाम अगले प्रधानमंत्री के लिए घोषित किया, किंतु भुट्टो, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, बहुमत नहीं होते हुए भी राजी नहीं हुए। इस प्रजातांत्रिक आदान प्रदान से जब कुछ भी उभर कर सामने नहीं आया, परिस्थिति और अधिक बिगड़ती गई जब पूर्वी पाकिस्तान में संकट आया, जिसके कारण 25 मार्च 1971 में सैनिक विस्फोट हुआ। पुनः 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया उल हक ने मार्शल कानून की घोषणा की। हवाई विस्फोट में उनकी आकस्मिक मौत के कारण उनका शासन खत्म हो गया।
नवाज शरीफ के कम समय के प्रजातांत्रिक शासन के बाद सैनिक ने पुनः 1999 में पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया और आकस्मिक शासन परिवर्तन कूप के रूप में जनरल परवेज मुशर्रफ की सेना शासन आ गई। इस प्रकार सेना पाकिस्तान की प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में निरंतर हस्तक्षेप करती रहती है। मुशर्रफ का मार्शल कानून प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने में अंतिम चेष्टा थी, जिसका बीज उसी सेना ने 1954 में डाल दिया था, राष्ट्र में प्रथम मार्शल कानून को लागू करने के साथ। 21 मई 2007 बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समाज में बांग्लादेश का प्रवेश 1971 में एक संसदीय प्रजातंत्र के रूप में हुआ, परंतु 1972 में वह प्रजातंत्र के अध्यक्षात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। 1973 में एक बार फिर संविधान में संशोधन हुआ और 1974 में आपातकाल की उद्घोषणा हुई। 1975 में एक दलीय सत्तावादी शासन का निर्माण हुआ। इस के मुजब की हत्या के बाद खालिद मुशर्रफ द्वारा आकस्मिक शासन परिवर्तन तथा नवंबर 1975 की सैनिक क्रांति ने जनरल जियाउर रहमान को सत्ता में लाया। 1976 में जियासी MLA बन गए और 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति। 1982 में दूसरी बार राजनीतिक सत्ता पर सेना का अधिकार हो गया जब जनरल एच एम इरशाद ने मार्शल कानून की घोषणा की, संविधान को निलंबित किया, सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और CMLA बन गए तथा बाद में राष्ट्रपति। उनकी शासन व्यवस्था दिसंबर 1990 तक रही। 21.6 राजनीति से सेना की वापसी तथा उसकी उभरती भूमिका। 6.1 राजनीति से सेना की वापसी। आज अधिकतर देशों में राजनीतिक सत्ता में सेना ने अपनी सीमित भूमिका को स्वीकार कर लिया है। फिर भी राजनीति से क्या यह पूर्णतः स्वयं को हटाकर पश्चिमी शैली की व्यावसायिकता को अपना लेगा, अभी भी यह एक प्रश्न बना हुआ है। राजनीति से सेना की वापसी का इस संदर्भ में भी उल्लेख करना चाहिए जब 1970 और 1980 के दशकों में प्रजातंत्रवाद की लहर चारों ओर फैली हुई थी। अधिकतर देशों में सक्रिय राजनीति से सेना ने स्वयं को अलग कर लिया। इस संदर्भ में लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। 1979 में अर्जेंटीना के शिखर पर टेरा डेल फ्यूगो तथा टेक्सास मेक्सिको के बॉर्डर पर रियो ग्रैंड नदी के बीच 19 सरकारों में राज्य के प्रधान सेना के अधिकारी हुआ करते थे। आज एक भी नहीं है। वास्तव में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी परिक्षेत्र में जो सफल आकस्मिक सेना शासन परिवर्तन हुआ वह हैती में था, जहां पर 1994 में नागरिक शासन पुनः स्थापित हो गया। सेना शासन जो नाइजीरिया और बर्मा में था तथा आकस्मिक सेना शासन जो 1997 में सिरालियोन में हुआ वह सामान्य नहीं अपितु अपवाद था। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता जबकि आर्थिक उद्देश्य है, ऐसे में सेना अपनी भूमिका के विस्तार में कई अवरोध का सामना करती है। शिक्षा और आधुनिकीकरण के उच्च स्तर के कारण, जिसमें अर्थव्यवस्थामुखी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण होता है, सरकार तथा सेना दोनों ही लोकप्रिय मांगों के पूरा करने के दबाव में बने रहते हैं। पिछले दशकों में सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण राजनीति में सेना की भागीदारी कम हो गई। कई कारण जैसे राजनीति में सेना का ऐतिहासिक संलग्नता, नागरिक सरकार और प्रजातंत्र के प्रति उसकी राजनीतिक विचारधारा तथा राजनीतिक संस्कृति, इन सभी का परीक्षण उसके निरंतर हस्तक्षेप के कारण करना होगा। शीत युद्ध अवधि के पश्चात विशेषकर पश्चिमी देशों में, जिसमें अमेरिका भी सम्मिलित है, सेना के व्यय में काफी कमी आई है, न सिर्फ अमेरिका या पूर्ववर्ती सोवियत संघों के राज्यों में बल्कि एल सल्वाडोर और अर्जेंटीना, घाना और दक्षिण अफ्रीका तथा भारत और वियतनाम जैसे देशों में भी। ये कटौतियां परिवर्तित सुरक्षा वातावरण के परिणामस्वरूप है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। कुछ अपवाद को छोड़कर अब वह युग समाप्त हो गया है जब उन राज्यों के विरुद्ध अधिक संख्या में बल प्रयोग की आवश्यकता होती थी जो युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। हालांकि सेना अधिकारियों की संख्या में कटौती की गई है, फिर भी आज सभी देशों में सेना सबसे वृहद और सर्वाधिक आर्थिक अनुदान प्रदत्त संगठन है। युद्ध के अलावा वर्तमान वर्षों में सेना के कार्यों में नागरिक मामलों का महत्व बढ़ रहा है। नागरिक कार्य प्रणाली की दृष्टि से पारंपरिक शक्तियों के कर्मी अधिकारी और नियोजक सेना में नागरिक आयामों के नियोजन में संलग्न है। उदाहरण के लिए बोस्निया में चुनाव में सेना समर्थन के लिए नियोजन रणनीतियों और कार्यों द्वारा पूरा किया गया, जबकि हमारे नागरिक मामलों के कर्मी सेना एवं नागरिक नियोजक के बीच सूक्ष्म कड़ी है। नागरिक मामलों के महत्व को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राष्ट्र अमेरिका है और अन्य राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, कोरिया गणतंत्र, फ्रांस और जर्मनी अपनी सेना में ऐसे कौशल को समाहित कर रहे हैं। जबकि सैन्य शक्ति की केंद्रीय भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा की देखरेख करने में जारी है। शीत युद्ध अवधि के पश्चात सेना में कटौती के कारण सैन्य बल के लिए नए परिदृश्य और भूमिका खुलकर सामने आए हैं। इन कार्यों में सम्मिलित हैं आंतरिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल को सहयोग करना, वातावरण में अवनति का सामना करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा उपलब्ध कराना, पुल और राजपथों का निर्माण करना। ये कार्य पारंपरिक अप्रधान सेना कार्यों के अतिरिक्त हैं, जैसे कि बाढ़, आंधी, पानी, सूखा, भूकंप या नागरिक गड़बड़ी के पीड़ितों को भोजन, छत, चिकित्सा और सुरक्षा उपलब्ध कराना। 6.2 सेना की उभरती भूमिका। आज सेना से शांतिपूर्ण कार्यों में सहभागी होने, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के संरक्षण में प्रजातंत्र को बढ़ावा देने तथा मतभेद सुलझाने की अपेक्षा की जा रही है। हमारे पास सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए अमेरिकी नागरिक मामलों के कार्मिक हैं, न सिर्फ देशी सीमा के अंतर्गत बल्कि बाहर भी। इन क्रियाओं में सम्मिलित है मानवीय सड़क और विद्यालयों का निर्माण, कुआं की खुदाई, सरकारों को स्थिर करना, अव्यवस्था और गड़बड़ी को विसारित करना तथा व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। स्थानीय लोगों के जीवन में भिन्नता लाकर ये नागरिक कार्मिक विश्व की नजरों में अमेरिका के सद्भाव को सशक्त करने में सहायक हो रहे हैं। स्पष्टतः हमारी नागरिक शक्ति एक अमूल्य राजनय गुणक है। रवांडा तथा नामीबिया में एक अमेरिकी नागरिक कार्मिक दल है जो मानवीय दल के रूप में कार्यरत है। चिकित्सक कार्यों में यह माली के कई राष्ट्र के साथ मध्यवर्ती का कार्य कर रहा है। लघु अभियांत्रिकी योजना जैसे बेलीज में कुएं की खुदाई या सड़क सुधार जैसे कार्य करना, बोस्निया में चुनावी योजना में सहायता देना, कंबोडिया में मानवीय सहायता के लिए आवंटन में सहयोग करना तथा कंबोडिया की सरकार को भी लोगों तक आवश्यक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए संरचना स्थापना में सहयोग करना तथा लाओस में नागरिक कार्य योजनाओं के लिए गैर सरकारी एजेंसियों और निजी संस्थाओं के साथ कार्य करना, जहां 1 वर्ष पहले किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्मिक को अनुमति नहीं थी। हटिंगटन तीसरी लहर 1991 ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकतंत्रीकरण के तथ्य की बात की है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के इतिहास को 3 चरणों में वर्गीकृत करते हुए उन्होंने इसके 3 विभिन्न लहरों की बात की है।
पहली लहर 1828 से 1928 पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, पूर्वी एवं केंद्रीय यूरोप में लोकतंत्रीकरण। दूसरी लहर 1943 से 1962 पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, फिलीपाइंस, इसराइल, नाइजीरिया तथा जमैका। तीसरी लहर, जिसकी शुरुआत 1974 में हुई, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, बर्लिन दीवार का टूटना तथा 1989 में यूरोप में साम्यवाद का अंत तथा 1991 में सोवियत संघ का विघटन। हॉटगटन ने सेना सत्ता से प्रजातंत्र की ओर हस्तांतर के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है। वैधता का असमंजस, अभूतपूर्व आर्थिक विकास, संशोधन की भूमिका में परिवर्तन, प्रजातांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने में लोक संचार की भूमिका तथा प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन में बाह्य कर्मियों की भूमिका। सेना शासन के गिरावट में जो सबसे दबावकारी कारण है वह है लोकतंत्रीकरण के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यात्रा और संचार के साधनों में तेजी से आती नवीनता ने भी एक दशक से कम अवधि में विश्व भर में प्रजातांत्रिक लहर का फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। दूरक्रांति ने पूर्ववर्ती सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के गिरने में मुख्य भूमिका निभाया है। स्पेन तथा पुर्तगाल में प्रजातंत्र की सफलता ने अन्य उदार संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव डाला है। इसी प्रकार मार्कोस के पतन का एशियाई के अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारी प्रभाव रहा है। प्रजातांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं की स्थापना विदेशी अनुदान के लिए एक पूर्व स्थिति के रूप में उभरी, विशेषकर पूर्ववर्ती साम्यवादी देशों में जैसे अल्बेनिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारस, बल्गेरिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लाटविया, लिथुएनिया, मोल्डेविया, स्लोवेकिया, यूक्रेन इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्रों ने अमेरिका तथा उसके मित्र राष्ट्र 1940 से ही लोकांतरीकरण को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रीस, पश्चिम जर्मनी, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे तथा लक्समबर्ग।